So today lecture we will start with more details on the topic slope of a non-vertical line. Slope of a non-vertical line. So मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ऑफ दिस काइंड, लाइन 1, और एक मेरे पास है लाइन 2. ठीक है, सो दिस इज लाइन नंबर 2 और आपको पता है कि दोनों की स्लोप कैसी है, थीटा 1 थीटा 2. आप बता सकते हो किसकी स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, लाइन 1 की या लाइन 2 की? लाइन 1. Yes, sir. Line 1 is having positive slope and line 2 is having negative slope. अब देखो, what is definition of slope? The slope is said to be equal to change in y over change in x. ये है slope. Rate of change. So स्लोप हम कह रहे हैं कि अगर x में चेंज आया तो y में क्या चेंज आएगा, इस रेशियो को कहा जाता है स्लोप. फाइन. सो जो डेल्टा x है वो है फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा y भी होगा फाइनल माइनस इनिशियल. सो we just calculate here by taking another example. So suppose this is 0, 0 and this is 5, 8. This is just 0, 7 and this is 3, 0. How many of you able to calculate the slope of 1 and 2 in this particular situation? Raise your hand. तो ये निकलेगा, तरीका आप वही लगाएंगे. सो फर्स्ट लाइन के लिए हम इस सिचुएशन को यूज करना चाहेंगे. चेंज इन y 8 माइनस 0, चेंज इन x, हाँ यहाँ का हमें x पता है ना 5.
So answer coming is 8/5. देखो आपको पता है ये पॉजिटिव स्लोप है। क्यों इसको पॉजिटिव स्लोप कह रहे हो? क्योंकि 8/5 ये जो एक्सप्रेशन आया आपके सामने, इट्स ए पॉजिटिव वैल्यू। We have positive value. ठीक हो गया यहाँ तक? वी हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव स्लोप, वी हैव ए पॉजिटिव वैल्यू। आप इस वैल्यू को कैसे समझेंगे? क्या क्या इससे मीनिंग आप निकाल सकते हैं? तो इसका मीनिंग ये है, when x increases 5 times, then y also increases but 8 times। आई बात समझ में? कह सकते हैं ऐसा, if x increases 5 times then y also increases। यहाँ also को आप हटा भी सकते हो, there is no issue। y increases 8 times, also हटाओगे तो but भी हटाना पड़ेगा, और you can say y increases 8 times। ठीक है। जबकि दूसरे केस में अगर आप स्लोप निकालेंगे तो हमें पता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये जो वैल्यू है tan θ2 की क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। अब आप इस फॉर्मूले को लगाइए, नेटवर्क इज वेरी बिजी, सो आपको थोड़ा सा लैग मिल सकता है मेरे बोलने में और यहाँ पे स्क्रीन के आने में। ठीक है। सो देखो tan θ2 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बट ये वाला याद रखना, ये वाला एक्सप्रेशन फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। और इस एक्सप्रेशन में ये भी फिक्स है कि हमेशा आप इसको फाइनल माइनस इनिशियल से ही स्टडी करेंगे, ये भी फिक्स है पैटर्न। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इन द सेकंड स्लोप, इन द सेकंड स्लोप आपके पास सिचुएशन क्या आ जाएगी? जब आपने x के अंदर जो चेंज है वो कितने का देखा? 3 - 0। देख पा रहे हो ये 3 - 0 किस सिचुएशन के लिए? इस लाइन के लिए, लाइन 2 के लिए। तो y में कितना चेंज आएगा बेटा? हाँ जी बेटा। सो YF माइनस YI को अगर मुझे निकालना है इस लाइन के लिए तो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे x3 है उस पॉइंट का आपको y लेना है। जिस पॉइंट पे x3 है उस पॉइंट का y बता सकते हो कितना है? एनीवन टेल मी, x3 के ऊपर y कितना है इस समय? You can see 0। ठीक है,
0, और जब x 0 है तब y कितना है, देख पा रहे हो, 7. So the answer coming is -7/3. Make it equation number 2. अब आपने इसका क्या मीनिंग निकाला, एक तो हमें फायदा ये मिला कि ये हमें पहले से मालूम था कि ये नेगेटिव आना चाहिए, और आप देखो यहाँ कंफर्म हो गया कि ये आंसर नेगेटिव आया है. हाँ जी बेटा, ओके, ये बात आई समझ में, कितनी अच्छी बात है ये कि ये जनरल डेफिनेशन है और इसको लगा के दोनों वेरीफाई हो गया कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेंट वाला भी और ये वैल्यू वाला भी. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट? किसको अच्छा लगा ये तरीका? ओके गुड. सो अब आप ये देखो, इसका मीनिंग निकालते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेगेटिव स्लोप? नेगेटिव वैल्यू इंप्लाइज नेगेटिव स्लोप. मीनिंग ऑफ नेगेटिव स्लोप क्या है? When x increases 3 times, आपने हमेशा डिनोमिनेटर को इंक्रीज ही करना है. रिमेंबर, स्लोप देखने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज ही होगा. जैसे आप देखिए यहाँ पे इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि डिनोमिनेटर इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स. इसको आप नहीं बदल सकते. सो व्हेन x increases 3 times, x increases 3 times का मतलब है x के अंदर जो चेंज आया वो इंक्रीज वाला चेंज आया 3 टाइम्स. देन आप देख पा रहे हो y के साथ क्या हुआ, y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जल्दी बताओ. रिप्लाई मी फास्ट. व्हेन यू आर वाचिंग नेगेटिव स्लोप तो y को क्या कहोगे, y विल डिक्रीज और इंक्रीज? करेक्ट समीक्षा, y विल डिक्रीज. y डिक्रीज बाय 7 टाइम्स, ऐसे लिखेंगे. डिक्रीज जो ये जो डिक्रीज वाली बात कहां से आई है, नेगेटिव वाली साइन से. डिक्रीज नेगेटिव वाली साइन से आई है, ठीक है. ओके, अब इतनी बात आप समझें, यहां तक इसको सब कुछ समझ में आ गया बेटा, जल्दी बताइए प्लीज. ओके, यहाँ पे एक सवाल है वागेश का, व्हाट हैपेंस इफ dx इज नेगेटिव? देखो डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेगी भाई साहब, डेफिनेशन फिक्स है. डेफिनेशन से हमें आगे जाके हेल्प मिलनी है, और वो हेल्प क्या मिलनी है कि हम किसी लाइन की स्लोप देखने में उसको कैसे देखना है, इसके लिए हमें डेफिनेशन बनानी है. तो डेफिनेशन कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए. तो वो उसको बनाने के लिए, अच्छा एक मिनट, और ये सवाल थोड़ा सा आपका एडवांस में आ गया, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर मेरे आप अगले पॉइंट को समझ लो. एक पॉइंट हम आपको और अभी समझाने जा रहे हैं, वागेश तुम्हारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा. व्हेन, बस इतना बताइए यहाँ तक आपको किस किस को यहाँ तक बातें समझ में आ गई जितनी मैंने कही है, कि आपको ये देखना आ गया y डिक्रीजेस बाय 7 टाइम्स, ठीक है, फाइन. अब मैं आगे अगली बात ये कहने जा रहा हूं
कि भाई जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा, जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा तो उसमें पॉजिटिव स्लोप में हमेशा क्या होगी, अपहिल सिचुएशन होगी। अपहिल सिचुएशन किसको कहते हैं, किसी चढ़ाई को चढ़ना। ओके, क्या बताया मैंने, हमने कहा जब भी पॉजिटिव स्लोप होगी तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा किस सिचुएशन में आएगी, जब आपके पास अपहिल सिचुएशन होगी, यानी चढ़ाई चढ़नी है आपको। और नेगेटिव स्लोप जब भी होगी तो आपके पास हमेशा क्या सिचुएशन होगी, डाउनहिल की। दिस इज डाउनहिल सिचुएशन। ये अपहिल है और ये सिचुएशन मैंने बनाई है डाउनहिल, यानी नीचे की तरफ को जाना, नीचे की तरफ को जाना। ठीक है, तो हमेशा एक तो अपहिल और डाउनहिल देखते हुए हमेशा आपको जाना किस साइड है, राइट साइड को जाना है। टू सी अपहिल और डाउनहिल we have to always move towards right. टुवर्ड्स राइट साइड। क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखिए हमेशा ओरिजिन आपका यहाँ रहेगा ना, ओरिजिन आपका यहाँ रहेगा तो आपको इस साइड ही जाना होगा। एक तो ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि स्लोप से हम दो बातों का मीनिंग निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे आप। स्लोप टेल अस अपहिल और डाउनहिल of a line and its steepness। एक वर्ड हमने यूज किया, अच्छा एक लाइन यहां और ऐड करेंगे। स्लोप टेल अस डायरेक्शन ऑफ अपहिल और डाउनहिल ऑफ ए लाइन एंड इट्स स्टिफनेस। आप में से काफियों को ये स्टिफनेस वर्ड क्लियर नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग ए डाउट इन द वर्ड स्टिफनेस क्या होता है? ठीक है, तो स्टिफनेस को समझते हैं। अगर मैं इसी में दो लाइनें बना दूं, लाइन 1 एंड लाइन 2, तो दोनों ही लाइन की जो डायरेक्शन है वो है अपहिल। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो है अपहिल, यानी कि डायरेक्शन में आपको दो चीजों में डिसाइड करना है कि अपहिल है या डाउनहिल है। ठीक है, और एक होता है ना जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये डिसाइड करेगी स्टिफनेस। अब मैं बता देता हूं इन दोनों में ज्यादा स्टिफनेस किसकी है। 1 की स्टिफनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 का एंगल ज्यादा है।
तो अब बताइए किसको ये पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिफनेस? So another note, we can calculate stiffness by magnitude or absolute value. Absolute value. ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ है तो मैं डाउन हिल में 2 लाइन बनाता हूं, आप बताएंगे कौन ज्यादा स्टीप है। This is line 3 and this is line 4. Out of 3 and 4, direction wise both are downhill, but stiffness wise which one is having more stiffness out of 3 and 4? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। जैसा मैंने यहां समझाया आपको कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको स्टिफनेस देगी, तो आपको पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? ये जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, और थीटा इंक्रीज होता है कब, ये कब तक? इंक्रीजेज अप टू 90 डिग्री, है ना। उसके बाद ये फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, 0 से 90 इंक्रीज होगा और फिर 90 से 180 डिक्रीज होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा एंगल 90 के ज्यादा नजदीक है। तो बेटा इसमें ये 3 वाला 90 के ज्यादा नजदीक है, तो ये 3 वाला ज्यादा स्टिफनेस इसकी काउंट होगी। अब यहां समझने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टिफनेस डिसाइड होता है वैल्यू से, मैग्नीट्यूड वैल्यू से। तो भाई ये इसमें से थर्ड वन इज मोर स्टिपर, देन फोर्थ वन। तो किस किस का जवाब सही हुआ, हाथ खड़ा करिए, किस किस ने सही जवाब दिया था? ओके फाइन। इसके ऊपर और पॉइंट लिखते हैं एज ए नोट। A positive slope rises uphill to the right side थोड़ा सा और क्लियर इसको समझने के लिए लिख रहा हूं, एंड नेगेटिव स्लोप falls downhill to the right side। ध्यान देने वाली बात, दोनों में ही राइट साइड की तरफ देखना है,
बेटा दोनों में ही राइट साइड की तरफ देखना है, बट पॉजिटिव स्लोप में राइजेज अपहिल होगा, नेगेटिव में फॉल्स डाउनहिल होगा। फर्दर greater the absolute value tell us, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, greater the absolute value tell us how rapid is rise or fall। कौन कौन बच्चा यहाँ तक इन लाइनों को अच्छे से समझ पाया? ये ऐड कर लेना, ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप बेटा ये जो लाइन अंडरलाइन की है ये किसको बात समझ में आई? ग्रेटर द एब्सोल्यूट वैल्यू टेल अस हाउ रैपिड इज राइज और फॉल। कोई राइज कितना ज्यादा हो रहा है, कोई राइज कितनी जल्दी हो रहा है, या कोई फॉल कितनी फास्ट हो रहा है। रैपिड इज कनेक्टेड विद फास्टनेस, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगी एब्सोल्यूट वैल्यू। फाइन, और मोर रैपिड और राइज विल गिव यू मोर स्टिफनेस। यहां ये कह सकते हैं हम मोर रैपिड इंप्लाइज मोर स्टिफनेस कहा जा सकता है। कौन कौन मानेंगे इस बात को, जितना आप समझ पाए हो अभी तक? ठीक है बेटा, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने इसको समझा, पर इसको समझने की भी जरूरत है, इतना समय इसको लगाने की जरूरत है। ये वेस्ट नहीं जाएगा ये समय, ये आपको बहुत फायदा करने वाला है फिजिक्स के अंदर। अब अगली बात हम इसमें करेंगे, टॉपिक इज स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। सो स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। डेफिनेटली, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या है? For lines 1 and 2 be parallel, तो θ1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? θ2। So for lines 1 and 2 be parallel, θ1 should be equal to θ2, है ना, बाय ज्योमेट्री। तो दोनों तरफ टेंजेंट क्या आ जाएगा?
तो इसका मीनिंग क्या बना कि दो लाइन को पैरेलल होने के लिए उनकी स्लोप आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। thus two parallel lines have equal slope। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन टू perpendicular lines, relation between two perpendicular lines slope। किसी बच्चे को ये मालूम है दोनों में क्या रिलेशन होता है? एनीबॉडी? दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? चलिए नहीं आओ, आपको नहीं मालूम तो हम देखते हैं। बेटा एक लाइन ले ली हमने, दिस इज लाइन 1 and we have taken second line, second line is perpendicular to the first line। In this particular situation ये क्या हो जाएगा, θ1 θ2, I can drop a perpendicular here, make this intersection point as P, this is A, this is B, और इस हाइट को P और C हाइट को हम H मान लेते हैं। सो एक काम करिए, आई एम गिविंग यू 1 minute time to just think, can you able to calculate the slope of line 1 and 2 here in this case? just इसको ट्राई करिए 1 मिनट के लिए कि स्लोप कैसे निकालने की हम कोशिश कर सकते हैं। स्लोप ऑफ M1, स्लोप ऑफ लाइन 1 निकालना है आपको। यानी कि M1 की वैल्यू चाहिए हमें और स्लोप ऑफ लाइन 2 चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो फिर तो दोनों में रिलेशन तो बन ही जाएगा आने के बाद। हाँ जी बेटा, किसी को है आइडिया? किसी से हो सकता है? वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको लगता है हो जाएगा उससे। हाँ अनमोल, कैसे करोगे? सर θ1 इक्वल्स टू 90 प्लस θ2। अच्छा ठीक है, फिर सर वैसे सर एक दोनों सर ये एक दूसरे के मतलब इनफाइनाइट स्लोप पे है। हाँ तो हमें दोनों में रिलेशन ढूंढना है ना। चलो
एक कोशिश की आपने। एनीबडी एल्स? चलिए देखिए, एक काम तो हम कर सकते हैं, एज वी नो कि जो M1 है वो कौन है, tan θ1 है। फाइन, मुझे ये बताइए ये एंगल कितना होगा? It will be 180 minus θ1. It will be 180 minus θ1. So हमने क्या किया, इन ट्रायंगल PBC को आप देखिए, ये P है, ये B है, ये C है। PBC में I can apply tangent 180 minus θ1 as perpendicular by base. Perpendicular is H, base को यहाँ कुछ मान लेते हैं भाई वैल्यू, assume it as x, make it 3, 3 से बनाओ, make it 4, तो यहां से θ1, कैन बी अप्लाई हेयर फॉर्मूला, या फिर यहां से एक सेकेंड, दिस इज tangent 2 into 90 something going wrong, बेटा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, दिस इज व्हाट, θ1 ऑब्ट्यूज है ना, थीटा ऑब्ट्यूज है तो हम नहीं लगा सकते ये वाला जैसे हम पहले कर रहे थे। ये मेरे को बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -h/x? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? I am putting tan θ1 equal to -h/x. Okay, how many of you understood? वागेश कैसे आया ये माइनस? सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है इसलिए सर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan। यहाँ से इस चीज से ना? यस सर। इस वाली वैल्यू से, वेरी गुड। तो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, बिकॉज ये एक सेकंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन है। ये एक सेकंड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव आना चाहिए एच, और एक्चुअल में हमने ये जो सिचुएशन जो ली है यहाँ पे, इससे सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकला है। रिमेंबर, ये क्या निकला है बेटा? दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। तो उस मैग्नीट्यूड को कह लो या एब्सोल्यूट को कह लो, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ऐसे पता कर ली,
इस ट्रायंगल में जाके, ठीक है, और नेगेटिव साइन डिसाइड हो गया क्वाड्रेंट से. सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, फाइन. तो पीबीसी में जाके इस तरीके से, रिमेंबर ये थीटा 1 ऑब्ट्यूस है, बट ये एक्यूट है, दिस इज एक्यूट. ठीक है, तो ये जाके सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली, और मैग्नीट्यूड पता करने के बाद माइनस साइन क्यों लगाया? ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट. तो इससे हेल्प क्या हो गई? m1 हमारे पास माइनस h/x आ गया. अब आइए m1 तक की बात क्लियर हो गई है. अब मुझे ये बताओ कि क्या कोई मेरे को ये वाला एंगल बता सकता है कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस एंगल? सो इन ट्रायंगल PAB में आप देखिए एक एंगल है θ2 और एक एंगल है 90 और एक एंगल है PBA 180. रिमेंबर हमें ये एंगल मालूम है, बट ये θ1 की टर्म्स में है. तो हम क्या करेंगे? हमें θ1 में नहीं चाहिए, हमें ये वाली एंगल θ2 में ही चाहिए. तो उसके लिए PBA कितना आ गया? How many of you understood this? Angle PBA 90 minus θ2. एंगल PBA समझ में आ गया आपको बेटा? कितने लोगों को समझ में आ गया 90 माइनस θ2? कुछ भी नहीं किया, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगाइए सिर्फ. याद रखिए ये एंगल 90 माइनस θ2 के भी बराबर है. अगर θ2 की हेल्प लेंगे तो इसको कहा जाएगा, इस एंगल को 90 माइनस θ2. अगर θ1 की हेल्प लेनी है तो इसको कहा जाएगा 180 माइनस θ1. बट आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस एंगल इन टर्म्स ऑफ θ2 बिकॉज मुझे इसकी स्लोप चाहिए ना. मुझे तो 2 की स्लोप चाहिए, तो 2 की स्लोप में θ2 की हेल्प होनी है. तो अब ये बताओ P, B और C में लगाओ एंगल सम. PBC में जब आप लगाएंगे तो एंगल C है, एंगल B है, और एक वहां देखिए कौन सा एंगल जो हमें चाहिए वो है BPC. तो जब बेटा आपको वो चाहिए तो एंगल C है 90 और एंगल B कितना निकाला हमने? इस वाले एंगल को मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल 90 minus θ2. So what is angle BPC? It will be 180 minus 180 plus θ2. So how many of you understood that this angle comes out to be θ2? हाँ जी, कौन कौन यहां तक समझ गए कि BPC θ2 आएगा? ये वाला एंगल θ2. All of you? So now अब हमें क्या चाहिए? हमें M2 चाहिए. M2 कौन है बेटा? tan θ2 है. सो परपेंडिकुलर बाय बेस. अब θ2 आप कहां देखिए?
तो अब tan थीटा 2 इसकी जगह आप इसको देखना शुरू करो, तो क्या मुझे इस ट्रायंगल PCB में tan थीटा 2 परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा? It will be x by h. How many of you agree? It should be x by h, na? So x by h. फर्दर थीटा 2 कौन सा एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, तो ये वैल्यू भी प्लस में ही आनी चाहिए। So now we can have equation number 5. अब देखिए आपके पास M2 भी आ चुका है। आपके पास M2 भी आ चुका है और आपके पास M1 भी आ गया है। You can see M1 here, M2 here. So from 3 and 5, रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2 क्या बन जाएगा? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए उनकी स्लोप को। So M1 is minus h by x, M2 is x by h, get cancelled. So what is the relation? So relation comes out as the product of the slopes of two perpendicular lines is always -1. Is always -1. ठीक है बेटा, इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये है, आगे जाके हमें फायदा इसका ऐसे मिलेगा कि आपको एक लाइन दी है जिसकी स्लोप आपको कितनी दी है? सपोज √2 दी है आपको स्लोप, और आपसे कहा गया है कि एक ऐसी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है और वो उसका जो y इंटरसेप्ट है वो भी आपको दिया है, सपोज -5. देन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ 2. तो ये कैसे ढूंढेंगे? फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन 2. उसका तरीका क्या जानते हैं? हम y mx प्लस c को जानते हैं। ये क्या है बेटा? ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो तुम्हें c तो दिया हुआ है -5। मुझे ये बताओ ये m कैसे निकालोगे? हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू कैलकुलेट m? तो हमें पता है कि ये m2 है, तो m2 तो हमें मालूम नहीं है। क्या करेंगे?
क्योंकि क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर लाइंस दिया हुआ है, तो m1 is √2, what will be m2 minus 1 by √2, बस फिर therefore what is the equation now? This is the required equation. तो इस तरीके से इन द फ्यूचर टाइम आप चीजों की जरूरत पड़ने पे इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ओके। So now tell me how many of you clear with all the concepts we have done today? किस किस को क्लियर है भाई, जल्दी बताइए। फाइन, ठीक है। तो आपको आज जितना मैंने कराया है इतना इन द कमिंग टाइम जो टेस्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। याद रखिए, जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फाइन, ऐसा मत सोचना कि जितनी मैंने एग्जांपल्स कराई हैं सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जाम्पल्स के अलावा जो आपको थ्योरी करवाई गई है उसके अंदर एक एक पॉइंट बताया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट बताया है, उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके एवरीवन, अब फटाफट इस होमवर्क वाले टास्क को देख लीजिए, इसको जल्दी करेंगे। इसको आपने कंपेयर करना है so m is g, so this m comes out to be a positive value. Positive value implies theta less than 90 degree. Positive slope, and remember u is given to you as a positive value. अगर कोई इसको पॉजिटिव नहीं मान पाया तो ठीक है, ये हो सकता है, नेचुरल है ये प्रॉब्लम, बट यू को पॉजिटिव मानना था यहाँ पे। तो बताओ इस सिचुएशन से जो ग्राफ है वो क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ एक ही बनेगा बेटा, ये वाला। So how many of you correct? किस किस का सही हुआ? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव अब मैं सीधा करूंगा। So m is plus g, c is minus u,
इस बार सी को माइनस लेना है और पॉजिटिव स्लोप के साथ यहां से पास करना है. सो दिस इज द ग्राफ. हाउ मेनी ऑफ यू करेक्ट नाउ? Next, m is minus g, c is minus u. It's a negative slope. Negative slope means theta obtuse angle, negative intercept. So c माइनस और इसके साथ ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हुए बेटा एक ही सिचुएशन है ये वाली. ये किस किस का ठीक हुआ है? बेटा किसका ठीक हुआ जल्दी बताओ ये. बढ़िया. नेक्स्ट वी हैव ये था. ये भी आप कर सकते हो कंपैरिजन यहाँ 0 मान के. सो m is u, c is 0, u is a positive value. इसका मतलब थीटा लेस देन 90. तो बेटा सीधा था इसका. तो h वर्सेस t ग्राफ. c कहाँ? c0 कहाँ होगा? यहाँ होगा ना c0. तो थीटा लेस देन 90 only situation possible. How many of you correct now? कितने बच्चों का ये ठीक हुआ? So this time बेटा इस बार नेगेटिव स्लोप implies theta obtuse. So तो यहां से सॉरी ओरिजिन यहीं पे है और ओरिजिन से पास करते हुए ऑब्ट्यूज की सिचुएशन एक ही बनती है ये वाली. सो दिस ये किसका सही है? ये वाला. कमिंग टू लास्ट वन. फिर ये हम जानेंगे कि सारे किसके ठीक हैं. इसका ये सवाल मैं लास्ट में पूछूंगा. So this implies theta obtuse और थीटा ऑब्ट्यूज के साथ हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ, c पॉजिटिव वैल्यू.
और ऑब्ट्यूज के साथ बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली। सो हाउ मेनी ऑफ यू करेक्ट? हैविंग ऑल द करेक्ट। अब वो बच्चा करो जिसके सारे ग्राफ सही हैं, एकदम ईमानदारी से बताना। तो भाई बहुत बढ़िया, वागेश, अनमोल एंड सुहेल, वेदिता, समीक्षा, ऑल हैविंग ऑल द ग्राफ्स करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त बात है ये। तो आपको ग्राफ बहुत अच्छा इजी लगेगा अगर आपको ये इतना सब समझ में आ गया। तो बेटा आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रही, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, सारा लेसन, और इसके नोट्स कंप्लीट कर लेना। तो एक बात और बताइए, किन बच्चों के नोट्स एकदम कंप्लीट है आज तक के सारे, इंक्लूडिंग द होमवर्क? ठीक है, किसी की अगर कुछ कमी बचती है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अब इससे आगे नए ग्राफ यानी कि पैराबोलिक ग्राफ हम कल सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।